नमस्कार। कथा कहानी में आप सबका स्वागत है। कथा कहानी में इस समय आप सुन रहे हैं मेरी जुबानी कृष्ण कली उपन्यास, जो प्रसिद्ध साहित्यकार शिवानी द्वारा लिखा गया है। इसकी पहली कड़ी हम आपको सुना चुके हैं। चलिए दूसरा भाग शुरू करते हैं। पन्ना अपलक दृष्टि से बच्ची को देख रही थी। कैसे सुंदर घने बाल थे और कैसी बड़ी बड़ी आंखें। लगता था गर्भ से ही अंजन आंच कर आई है। बड़ी दी कितनी प्रसन्न होंगी इसे देखकर। एक बार उनकी बंगाली दासी खुदू अपनी पोती को लेकर आई थी तो पूरी पीली कोठी की 17 मातृहीन सुंदरियों का मातृत्व तड़प उठा था। कोई उसे उठाकर पांगलों की भांति चूमती, कोई उसके बालों के छल्लों में कलिंग पिंस लगाती। चीनी सुंदरी ली वोंग ने तो उसके लिए 2 रेशमी छब्बे भी सिल दिए थे और बड़ी दी उसे बगल में लिटाकर लिहाफ ओढ़कर सो गई थी। कितने ही रेशमी झबले, सोने के कड़े, लॉकेट, नन्हे गद्दे, दूध पीने की शीशी और झुनझुने लेकर खुदू की पोती घर लौटी थी। उस प्रत्यागमन के मातम में उस दिन पीली कोठी के द्वार प्रत्येक अतिथि के लिए बंद रहे थे। लाओ रोजी, मैं इसे लेकर आज ही चली जाऊंगी। एक ही पल में निश्चय कर पन्ना ने डॉक्टर पैद्रिक की गोदी से बच्चे को लेकर एक बार फिर छाती से लगा लिया। कृतज्ञता से विह्वल डॉक्टर पैद्रिक के कंठ से एक शब्द भी नहीं फूटा। ऐसी आनंद भूति उन्हें पहले कभी नहीं हुई थी, तब भी नहीं जब रोज से नुची खुची विभत्स बन गई रोगणियाँ नवीन अंगों की नई बनावट से स्वयं ही आश्चर्य स्तब्ध हो कृतज्ञता से उस जीवन दात्री के चरणों में लोटपोट हो गई थी। हाथ की बरसाती कंधे पर डाले डॉक्टर चुपचाप बाहर निकल आई। इस स्वर्गिक क्षण को वे अब कुछ कहकर नष्ट नहीं होने देंगी। उसी संध्या को वे स्वयं पन्ना को विदा दे आई थीं। जितनी ही जल्दी जा सके पन्ना उतना ही श्रेयस्कर था। असदुल्ला को वे जानती थी। लुक छिपकर ताक झांक करने वाला वह पठान उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाता था। आश्रम से तो वह कब का जा चुका था, पर वह कब, कहाँ और कैसे छिपा बैठा है कोई नहीं जान सकता था। पन्ना ने अल्मोड़ा का पता देकर रुपए मंगवाए हैं, यह सब माणिक सुन चुकी थी, पर उस जिद्दी छोकरी को वह अब भी क्षमा नहीं कर पाई थी। उसे लेकर राय काका के सन्मुख लज्जित नतमुख खड़ी रह गई थी। वह उनके एक सामान्य से अनुरोध की भी वह रक्षा नहीं कर पाई थी। ठीक है, अब भुगते अपनी करनी। सोच रही होगी बड़ी दी भागती भागती मनाने आएंगी, रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी। आखिर कितने दिन चलेगा सूद का रुपया। एक न एक दिन उसे बड़ी दी की ही शरण में लौट कर आना होगा। पन्ना के अकस्मात रूठ कर चले जाने से माणिक की कोई क्षति न हुई हो, ऐसा भी नहीं था। बढ़ती वयस के चिन्ह पन्ना के अपूर्व चेहरे की कांति को तनिक भी मलिन नहीं कर सके थे। जहाँ माणिक के बालों की स्निग्धतापूर्ण कालिमा देखने वालों को कुछ ही देर के लिए ही सही छल पाती थी, वहीं पन्ना के घने काले बालों में किसी प्रकार के छल कपट की मरीचिका नहीं थी। न उस चिकने चेहरे पर कोई झुर्री ही आई थी। स्वच्छ दंत कांति में पान दोगते का एक धब्बा भी पन्ना ने नहीं लगने दिया था। दिन रात कथक नृत्य के कठोर घुर्नियों में छिपछिपी गठन को इंच भर भी इधर उधर नहीं होने दिया था। शांत चेहरे पर कलुषित पेशे के धुंधले हस्ताक्षर ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। जैसे किसी सुखी गृहस्थी की जीवित विज्ञापन सी कोई लक्ष्मी स्वरूपा गृहिणी ही उनके सन्मुख बैठी हो, ऐसा ही उसके अनन्य उपासकों को सर्वदा बोध होता। किसको विदेशी तीव्र मादक सुगंध रुचती है, किस संयमी प्रेमी को मोतियों की हल्की गमक पसंद है, कौन आमिष भोजी है, किसे वैष्णव निरामिष भोजन पसंद है, कौन उसे भड़कीली साड़ी पर दमकते चमकते पेशेवाज में देखना चाहता है और कौन उसकी लाल पाड़ की गरज की साड़ी मंडिता भव्य मूर्ति का उपासक है। सब कुछ उसे स्मरण रहता। इसी से उसके प्रेमियों को सर्वदा एक लंबे क्यू में खड़े रहना पड़ता। एक लाल फेल्ट से बंधी डायरी में उसके सेक्रेटरी
दुलाल बाबू सबके अपॉइंटमेंट की तिथि दर्ज करते जाते। केवल एक ही ग्राहक के लिए इस डायरी में लिखी तिथि का कोई महत्व नहीं था। कुमिल्ला के प्रख्यात जमींदार विद्युत रंजन मजूमदार जब चाहे तब पन्ना की पूर्व निर्धारित तिथियों में उलटफेर करा सकते थे। पन्ना का उनसे प्रथम परिचय राजभवन के एक जलसे में हुआ था। पन्ना के सुमधुर कंठ, अपूर्व सौंदर्य और बंकिम कटाक्षों की चर्चा उन दिनों संपूर्ण बंगाल में फैल चुकी थी। संभ्रांत कुलीन ब्रह्मगृहों में भी ब्रह्मोत्सव में उसे विशेष सम्मान सहित आमंत्रित किया जाता। ओ अनाथेरनाथ, ओ अगतिर्गति, ओ अकूलेर कूल, ओ पतितेर पति। माघोत्सव में भाव विभोर होकर पन्ना ने गाया तो सुनने वालों की आंखों में आंसू छलक आए थे। क्या गुरुदेव ने यह पंक्ति उसी के लिए लिखी थी? यह उस पतिता के कंठ का जादू था या पंक्तियों का? शायद अनुपम कंठ स्वर पंक्तियों से मेल खाकर एकाकार हो गया था। पन्ना का हेडक्वार्टर तब पटना में था। नेपाल के किसी राणा ने उसकी माँ के लिए एक दर्शनीय कोठी बनवा दी थी। बड़ा सा अहाता कटहल, आम और जामुन के पेड़ों से भरा था। एक और फर्रुखाबादी जामुन, मलिहाबादी के आम और मेदिनीपुर से काजू के पेड़ ला कर लगाए गए थे। दूसरी ओर फूलों से सुवासित उद्यान में संगमरमर के फव्वारे, वीनस की मूर्ति, पीतल के काठियावाड़ी हिंचकों की छटा देखते दूर दूर से पन्ना की माँ के विदेशी अतिथि दिन रात आते रहे। पन्ना की माँ का नाम था मुनीर। देखने में असाधारण रूपवती न होने पर भी उस रौबदार पेशेवर महिला का सर्वोच्च विदेशी समाज में उठना बैठना लगा रहता। उसके मांसल कंठ की त्रुटिहीन अंग्रेजी सुनकर बड़े बड़े भारतीय अफसर दंग रह जाते। जिनके हाथ में देश की सत्ता थी, उस ललमुही जाति को जीतने से पहले उनकी भाषा सीखनी होगी, यह मुनीर भली भांति समझती थी। दो दो गवर्नेंस एक साथ रखकर उसने उनकी भाषा की सरस्वती स्वयं ही अपनी जिह्वा पर खोद कर रख ली। विदेशी समाज का कोई भी जलसा क्यों न हो, मॉडर्न पार्टी या लाट साहब की पिक स्टिकिंग पार्टी का खेमा, पोलो प्रदर्शन या लाट की मेम का बाजार, गहनों से झलमलाती पान के बीड़े से ऊंचे कपोलों को कुछ और ऊंचा उठाए मुनीर मेज़बान की कुर्सी से सटी बैठी रहती। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर उसका समान रूप से अधिकार था। एक बार उसके विदेशी प्रेमी डिकी ने उसे हंसी हंसी में बेगम समरू कहकर पुकारा तो वह भड़क उठी थी। इट इज़ नॉट ए कॉम्प्लीमेंट डिकी, उसने कहा था। क्या तुम नहीं जानते बेगम समरू देखने में कैसी थी? एकदम साधारण। और क्या तुम चाहते हो कि बेगम समरू की ही भांति मैं भी अपने विदेशी प्रेमियों को ठोकर मारती फिरूं? डिकी दंग रह गया था। इतिहास, भूगोल, आयुर्वेद, ज्योतिष सब कुछ पढ़ने के लिए समय कहाँ से मिल जाता था उसे? तराई में कहाँ बड़ा गेम मिल सकता है? किस झील की मुर्गाबियाँ और बतखें पसंद हैं, प्रसिद्ध हैं, सब कुछ जानती थी वह। यही नहीं, उसकी बनाई कॉकटेल के एक एक अमृत स्वरूपी घूंट के लिए कितने ही समृद्ध विदेशी अहमवादी घुटने जमीन पर टेक कर रह जाते। छोटे से कद की गुदगुदे हाथ पैर वाली यह गुड़िया सी प्रौढ़ा निकट आने पर भी 15 वर्ष की किशोरी सी दिखती। मुनीर की 3 पुत्रियां थीं। बड़ी माड़िक, जिसकी छोटी नाक, छोटी आंखें और सामान्य सी बात पर होठों पर थिरकने वाली हंसी की एक एक रेखा अपने राजवंशी पिता राणा से मिलती थी। बाप की दुलारी और माँ के मुँह लगी माड़िक स्वभाव से ही क्रूर, जिद्दी और अहंकारी थी। दूसरी थी हीरा। नाम के विपरीत रूप प्रदान किया था विधाता ने। उससे निश्चय ही एक क्रूर परिहास किया था। माँ ने उसके जन्मते ही घृणा से मुंह फेर लिया था। छी छी, रंग था कि एकदम आबनूस, घुंघराले छोटे छोटे बाल, चिपटी फैली नाक और मोटे लटके होंठ।
उसी को लेकर राणा और मुनीर के संबंध सदा के लिए टूट गए थे। राणा अपनी तीन रूठी रानियों को मनाने स्वदेश चला गया था। ये लड़की मेरी नहीं है, वह गरज गरज कर चीखता रहा था। आखिर उतर आई ना अपनी जात पर। क्या मैं इतना मूर्ख हूँ जो ये भी ना समझ पाऊँ कि इसका बाप कौन है? मुनीर एक शब्द भी ना कह सकी। कहते भी क्या? लाट साहब के बेटी दामाद उसके अतिथि होकर आए तो उनके साथ आया था उनका रावण सी देह और महिषासुर के चेहरे वाला भयानक हबशी भृत्य रॉबी। ऐसा डरावना चेहरा कि अंधेरे में कोई देख ले तो भय से मूर्छित होकर गिर पड़े। पर आहा, क्या गला था उसका! अपने भारी मांसल कंठ से उसने वीप नो मोर माई लेडी, ओह वीप नो मोर टुडे गाया तो मुनीर सिसकियां लेकर रोने लगी। यही गाना गाता था उसका प्रथम विदेशी प्रेमी, नीली आंखों और सुनहरे बालों से मंडित सुभग व्यक्तित्व का स्वामी एंथनी। 18 वर्ष की सुंदरी मुनीर ने इसके उमड़ते प्रेमों दधि में पहली डुबकी इसी विदेशी के साहचर्य में ली थी। कैसे उसे अपने साथ विदेश ले जाएगा, कैसे विदेशी मेमे उसके सौंदर्य और सौभाग्य को देखकर जल भुनकर मर जाएंगी। सुनती मुनीर आनंद विभोर हो उठती। पर एक दिन उसके कल्पना के यूटोपिया को स्वयं एंथनी ही तोड़ फोड़ कर किसी बैरन की इकलौती पुत्री को ब्याहने विदेश चला गया। जीवन की उसी प्रवेशिका में अनुत्तीर्ण हुई थी मुनीर। इसी असफलता ने उसे उसके पेशे का प्रथम अनिवार्य पाठ पढ़ाया। उसके पेशे में लज्जा, क्षोभ एवं पश्चाताप के लिए कोई स्थान होने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। धोखा, फरेब और निर्लज्ज आचरण तीनों ही उसे चोटी पर पहुंचा सकते थे, और वह पलक झपकते ही एक दिन चोटी पर पहुंच गई। हबशिन सी हीरा 3 वर्ष की भी नहीं हुई थी कि मुनीर ने बनारस के प्रसिद्ध हरिश्चंद्र घाट के पास अपने विदेशी मित्र के सजे धजे बजरे में तीसरी पुत्री को जन्म दिया। अपने नवीन विदेशी प्रेमी के साथ वह जिद कर काशी के प्रसिद्ध बुढ़वा मंगल के मेले में चली गई थी। तीसरी पुत्री का गौर वर्ण, नीली आंखें और सुंदर सुनहरे केश देखकर वह अपनी बदसूरत मजली पुत्री के जन्म की सारी व्यथा भूलकर रह गई थी। इससे सुंदर तोहफा उसके पेशे को और मिल ही क्या सकता था। एक तो पुत्री, उस पर सुंदरी। एक इसी सौंदर्य की लाठी टेकती वह ऐश आराम से अब अपना बुढ़ापा काट सकती थी। इसे सब देखते ही जान लेंगे कि इसका पिता कौन है। ध्यान रखना मुनीर, कहीं लाट साहब की नज़र इस पर ना पड़े। मेरी नौकरी चली जाएगी, समझी? दुष्टता से मुस्कुराकर रॉबर्टसन ने मुनीर की गुदगुदी हथेली चूम ली थी। लाट साहब का वह मनचला एडीसी अपने मोहक व्यक्तित्व और रंगीन तबीयत के लिए यथेष्ट कुख्याति अर्जित कर चुका था, किंतु ऐसा उदार और प्रेम कला में पटु प्रेमी मुनीर को आज तक नहीं मिला था। इसी से वह उसे सहज में छोड़ना भी नहीं चाहती थी। रॉबर्टसन केवल एक उदार प्रेमी ही नहीं, आवश्यकता से अधिक उदार स्नेहल पिता भी था। जितनी बार वह आता उतनी ही बार पुत्री के लिए उसकी सुकुमार देह से भी भारी भारी गहने गढ़वा लाता। पर पिता का यह लाड़ पन्ना को 4 ही महीने मिल पाया। उस सुदर्शन खलकामी विदेशी की बाहों में केवल यही संतान नहीं खेली थी। उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम विभिन्न दिशाओं में उसकी नीली आंखों और सुनहरे बालों के कई संस्करणों की सृष्टि हो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी दुष्कीर्ति की कहानियां एक दिन उसके प्रभु के कानों तक पहुंची। अनुशासन प्रिय कठोर हृदय लाट साहब ने उसे कुछ ही घंटों में भारत छोड़कर चले जाने का आदेश सुनाया, और एक बार फिर मुनीर की तीसरी पुत्री भी समृद्ध पिता के रहते ही पितृहीन हो गई। रंग, रूप और स्वभाव में सर्वथा विभिन्न 3 पुत्रियों को पालने का भार मुनीर के कंधों पर पड़ा तो वह तनिक भी विचलित नहीं हुई। उनके लालन पालन में वह रियासती रानी रजवाड़ों की परंपरा निभाने लगी। ये तीनों मेरे 3 आईसीएस बेटे हैं,
वह बड़े गर्व से अपने नवीन प्रेमी ब्रिटिश रेजिडेंट से कहती, ये ठीक है कि हीरा सुंदरी नहीं है, पर काले रंग पर तुम विदेशी कैसे मर मिटते हो ये मुझे पता है। एक दिन इसका यही काला रंग इसे तुम्हारे समाज में हीरे के मोल बेचेगा। स्विस गवर्नेस मिसेस विंसेंट ने तीनों को अंग्रेजी अदब कायदों की पॉलिश से ऐसे चमका कर रख दिया था कि बड़े बड़े ताल्लुकेदारों के यहाँ विदेशी अतिथियों के सम्मान में कोई भी जलसा होता तो मुनीर की तीनों पुत्रियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। पर मुनीर जानबूझकर ही तीनों को घर पर ही छोड़ कुछ न कुछ बहाना बना देती। जिन मुजरों में मुनीर के आते ही सैकड़ों मुग्ध दृष्टियों के नुकीले बाण उसे बींधने लगते, वहाँ क्या यह संभावना सदा नहीं बनी रहेगी कि एकाध बाण उसकी निर्दोष किशोर पुत्रियों को भी असमय ही बींध डालें। फिर तीन तीन समझदार पुत्रियों के सम्मुख वह कभी भी अपना स्वाभाविक अभिनय नहीं कर पाती थी। 16 वर्ष की ही उसकी बड़ी पुत्री माणिक की नेपाली आंखों में संसार की कुटिल चालों की स्पष्ट वर्णाक्षरी छापे के सुगढ़ अक्षरों सी ही स्पष्ट हो उठी थी। पुरुष को किस बंकिम कटाक्ष के मैग्नेट से खींचा जाता है, कैसे एक बार रेशमी पलकों को उठा बिजली की गति से झपकाकर बंदी बनाया जा सकता है, फिर एक ही उदासीन दृष्टि की बिजली गिरा सदा के लिए तड़पते छोड़ा जा सकता है। किस मृत्युंजयी आमंत्रण पूर्ण दृष्टि से कैसे कठोर से कठोर हृदय पुरुष के कठिन व्यक्तित्व पर अपनी सील मुहर लगाई जाती है, यह सब कुछ माणिक ने सीख लिया था। यह कोई रटा रटाया पाठ नहीं, स्वयं उस विलक्षण बालिका की ही जन्मजात प्रतिभा है। ये मुनीर समझ गई थी। उसे स्वयं अपने दिन याद आते। प्राणपण से की गई चेष्टा के फलस्वरूप ही वह आज इस सिंहासन पर बैठ सकी थी। आत्मग्लानि से तड़प घुटकर कितनी विवस्था से वह चीनी वर्णाक्षरी सी दुरूह प्रेम की यह 12 खड़ी सीख पाई थी। चाबुक हंटर की मार के साथ पढ़ाए गए अपनी अभिशप्त जीवन पुस्तिका के एक एक परिच्छेद का स्मरण करते ही वह सिहर उठती और उसी के रक्त मांस से बनी उसकी सुंदरी पुत्री, जिसे अभी तक वह सबके सामने टब में नंगी नहलाती, उसकी बाल क्रीड़ाओं से सबका मन मोह लेती थी, आज अचानक कैशोर्य की सीढ़ी पर बिना पैर धरे ही यौवन शिखर पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। काली कुत्सित हीरा दिन पर दिन और बदसूरत होती जा रही थी। उसके घुंघराले बाल काले षटपथ के टेढ़े मेढ़े पैरों की भांति ही भयावने बने दिन रात तेल ठोंकने पर भी इंच भर नहीं बढ़ पाए थे। चेष्टा करने पर भी मुनीर उसे कभी माँ का प्रेम नहीं दे पाई और शायद इसीलिए वह मात्र प्रेम वंचिता शांत बालिका बुरी तरह हकलाने लगी थी। पन्ना को पुकारने में वह कभी नहीं हकलाती थी। वह उसकी बहन ही नहीं, एकमात्र हमझोली भी थी। पर क्रूर हृदया माणिक को कभी पुकारने का अवसर आता और वह माँ 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 कह हकलाती लाल पड़ जाती तो माणिक अपनी रूखी हंसी से उसे बुरी तरह मसल देती। चुप भी कर कालिया, माँ 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 किए जा रही है, कल्लो परी। पन्ना पलट कर उसका मुंह नोच लेती। तुम्हें शर्म नहीं आती बड़ी दी, अपनी सगी बहन से ये सब कहते? ओ इंडीड। निर्लज्जता से हंस माणिक अपना सफेद अंगूठा दिखाकर कहती, सगी? हम तीनों में से कौन किसकी सगी है, बता तो जरा। सगी न होने पर भी माणिक और पन्ना के सर्वथा भिन्न चेहरों में भी आश्चर्यजनक रूप से साम्य था। दोनों की सुतवा नाक, उठे कपोल, उठने बैठने, हंसने और चलने की भंगिमा देखते ही कोई अपरिचित भी बता सकता था कि दोनों बहनें हैं। 18 वर्ष की उम्र में ही माणिक और पन्ना की सौंदर्य ख्याति मृगनाभि की कस्तूरी की गमक सी छिपाए नहीं छिपती थी। सौंदर्य के अतिरिक्त दोनों बहनों के सुमधुर कंठ का जादू बड़े बड़े संगीत पारखियों को झुमाने लगा। बचकाने कंठ से गाई गई दुरूह ध्रुपद, धुमार की आड़ी चौगुन लयकारी उन अनाड़ी विदेशियों को भी मंत्रमुग्ध कर देती
जिन्हें संगीत की 12 खड़ी तक नहीं आती थी। मुनीर दोनों पर कड़ी निगरानी रखती थी। प्रत्येक मुजरे में वह स्वयं उपस्थित रहती। मजाल थी कि कोई उन्हें एक बीड़ा पान का बिना उसकी अनुमति के खिला दे। अपनी पेशेवर हमजोलियों के नीच स्वभाव पर उसे रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। क्या पता क्यों कभी ईर्ष्यावश उसकी कंठ की दोनों जादूगरनियों को पान के बीड़े ही में कांच या पारा पीस कर खिला दें। काम इतना बढ़ गया था कि मुनीर पुत्रियों सहित दिन रात लॉर्ड कमिश्नर के से दौरों पर बाहर ही रहती। एक बार ऐसे ही एक ताल्लुकेदार की पुत्री के विवाह में मुनीर 3 पुत्रियों को लेकर जा रही थी। इतने वर्ष बीत जाने पर भी पन्ना उस भयावह रात को नहीं भूल पाई थी। सामने आती साइकिल पर सवार 3 सवारियों को बचाने में कार में बैठे 3 प्राणियों की ही आहुति देनी पड़ी थी। राजा साहब का ड्राइवर, मुनीर और हीरा। पलक झपकते ही सब कुछ हो गया था। कई दिनों तक पन्ना माँ के रक्त से सनी देह, हीरा का खप्पर सा फटा माथा याद कर नींद में चौंक कर चीख उठती। बड़ी दी उसे अपने पलंग पर खींच छाती से लगा लेती। क्यों रोती है पन्ना? अम्मा चली गई तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। और सच, बड़ी दी ने कितनी स्वाभाविकता से माँ का आसन ग्रहण कर लिया था। जिस पटुता से उन्होंने अम्मा का व्यवसाय संभाल लिया, उसे देखकर घाघ कारिंदे भी दंग रह गए। मुनीर की अनुपस्थिति में दोनों नादान किशोरियों को उंगली पर नचाने की उनकी समग्र योजनाओं पर तुषारापात हो गया। वहां तो बित्ते भर की माड़िक उल्टा उन्हीं को उंगलियों पर नचाने लगी। पुराने ग्राहक पुरानी दुकान की नई साज सज्जा, चमक धमक, सुरुचिपूर्ण व्यवस्था देखकर परम संतुष्ट थे। त्रुटिहीन सेवा के उत्तरोत्तर दाम चुकाने में उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। यही नहीं, कभी कभी तो अतिथियों की संख्या अकस्मात ही इतनी बढ़ने लगी कि व्यवसाय पटु माणुक को अपने विदेशी अतिथियों की परिमार्जित रुचि का विशेष ध्यान रख चीनी, जापानी एवं बर्मी परिचारिकाओं की नियुक्ति भी करनी पड़ी। उनके कुटिल मस्तिष्क की कुचालों और दिन रात की कलह से कभी कभी पन्ना ऊब उठती, पर माणिक अपनी उन दर्शनीय कठपुतलियों को बड़े चातुर्य से नचाती, उठाती, गिराती रहती। अब वह स्वयं बहुत कम बाहर जाती थी। बड़ी अनिच्छा से पन्ना ही को रियासती यजमानी निभाने इधर उधर जाना पड़ता। ऐसे ही एक जलसे में उसका परिचय विद्युत रंजन से हुआ था। युवा विद्युत रंजन इंदौर के राजकुमार कॉलेज का प्रतिभाशाली छात्र रह चुका था। पिता थे बंगाल की एक छोटी सी रियासत के राजा और माँ थी सौराष्ट्र की काठी वंश की राजकन्या। विलासी पिता का स्वभाव एवं माँ की अनुपम लंबी चौड़ी सुगठित देह ही विद्युत रंजन को विरासत में मिली थी। पन्ना को पहली ही दृष्टि में देखकर विद्युत रंजन मुग्ध हो गए थे। माँ के भय से वर्षों तक प्रणय का आदान प्रदान लुक छिपकर ही चलता रहा था। कई महीनों तक वह पीली कोठी में पड़ा रहता। किसी को कानों कान खबर नहीं लगने पाती। पर एक दिन न जाने कैसे दबंग चतुर माँ के छिपे गोस्टापो उसे पकड़ ले गए। रातों रात दक्षिण की किसी बड़ी रियासत की सांवली राजकन्या से उसके फेरे भी करवा दिए गए। पर नवेली बहू की दक्षिणी आंखें, सांवला सलोना चेहरा और माँ का कठोर अनुशासन भी विद्युत रंजन को बहुत दिनों तक नहीं बांध सका। जहाँ जहाँ पन्ना जाती वह उसकी छाया बना घूमता फिरता। कभी कभी माणिक पन्ना की अल्पबुद्धि पर झुंझला उठती। इस पेशे में भला एक ही व्यक्ति से ऐसे बनकर काम चल सकता है? तेरा प्रेमी तो किसी राजनीतिक दल का नेता भी है न री। फिर भी वह क्यों नहीं समझता? उसका और हमारा पेशा तो बहुत कुछ एक ही सा है, माणिक कहती। विद्युत रंजन बड़ा ही दूरदर्शी व्यक्ति था। वह जान गया था कि एक न एक दिन लाल मुँहे सत्ताधारियों को सोने की चिड़िया का मोह त्याग कर
अपने यूनियन जैक का ही कफन ओढ़ना होगा। इसी से उसने विदेशी वेशभूषा का स्वेच्छा से त्याग कर खद्दर के धोती कुर्ते का परिधान ग्रहण कर लिया था। पहले दिन वह बगुले के पंख सी सफ़ेद मोटी धोती कुर्ता और जवाहर कट वास्कट पहनकर आया तो माणिक ने उसका उठना बैठना दूभर कर दिया था। लो, 70 चूहे खाकर हमारी पन्ना का बिल्ला हज करने जा रहा है। मियाँ, ये टोपी तो रहने ही दी होती। सारंगी की गज में उसकी नुकीली टोपी को उसने ऐसे लटका लिया था जैसे मरी चिड़िया हो। पर उस टोपी ने विद्युत रंजन को महिमामय पद पर पहुंचा दिया था। एक बार की जेल यात्रा उसके लिए स्वर्ग का द्वार बन गई थी। उस व्यक्ति के कुटिल स्वार्थी स्वभाव को पन्ना नहीं पहचानती थी, ऐसी बात नहीं थी। वह यह भी जानती थी कि उसके सोने के अंडे देने वाली बतख सी पत्नी अपनी एक एक बार की मायके यात्रा से अशर्फियां भरी थैलियां लेकर लौटती है। इधर 5 ही वर्ष में पति को एक स्वस्थ पुत्र एवं 2 सुंदर पुत्रियां देकर उसने अपनी गृहस्थी की नींव ठोस बना ली थी। फिर भी लाख चाहने पर भी पन्ना उसके जादुई व्यक्तित्व से संबंध विच्छेद नहीं कर पाई थी। दोनों में ठनकती तो कभी कभी पन्ना के जी में आता उसकी छाती पर चढ़कर अपने उस अहंकारी दंभी प्रेमी का गला घोंट कर रख दे, पर दूसरे ही क्षण उसके आलिंगन पाश में वह अपना क्रोध, कलंक और अपमान भूल कर रह जाती। पर आज 20 वर्षों से अड़ा प्रेम का आलिशान महल दुर्भाग्य के एक ही भूकंपी धक्के में भरभरा कर गिर गया था। वह हृदयहीन व्यक्ति उसे दुर्दिन के ज्वार भाटे में डूबते उतराते अकेले ही छोड़कर कहीं दूर खिसक गया था। प्रथम यौवन के गरजते तरसते समुद्र में जब दोनों समय की पतवार दूर पटक मस्ती से डगमगाती तरणी में तैरते आधा फासला पार कर चुके थे, तब मझधार में ही तूफान का आभास पाकर कुशल तैराक कर्णधार कूदकर तैरता किनारे लग गया था। रह गई थी केवल डूबती तरणी और भय से कांपती निराधार सहचरी। 40वें वर्ष में पन्ना मां बनेगी। इसी हास्यास्पद परिस्थिति की व्रीड़ा से वह स्वयं ही संकुचित होकर जमीन में गड़ गई थी। कैसी विडंबना थी। कैसे कहेगी बड़ी दी से, क्या कहेंगी बड़ी दी और विद्युत रंजन। 5 महीने तक पन्ना ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी सपाट छरहरी देह को देखकर कोई अनुभवी ही शायद उसकी अवस्था का अनुमान लगा सकता था, पर वहां अनुभव ही किसे था। उधर माणिक अपने दल बल को लेकर अजमेर शरीफ के उर्स में चली गई थी। जाने से 2 दिन पूर्व दोनों बहनों में ठनक भी गई थी। पन्ना के जयपुरी घराने के कथक नृत्य की प्रसिद्धि तब दूर दूर तक थी। माणिक की माँ के एक पुराने मित्र ने फरमाइश की थी कि उनके नवासे के मुंडन में पन्ना अपना वही बहुचर्चित नृत्य प्रदर्शित करे। बालम मेरो भोलो रे, मैं किस पर करूं गुमान, जिसे देखकर उन्होंने उसे बहुत पहले शुतुरमुर्ग के अंडों के से मोतियों की माला स्वयं पहना दी थी। पर पन्ना ने जीवन में पहली बार अपनी रौबदार बड़ी दी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। नहीं बड़ी दी, इस बार मैं कहीं नहीं नाच सकूंगी। तुम रोशनी को भेज दो। क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा? जानती नहीं कि हमारी साल भर की रसद दूध, दही, घी कहाँ से आता है? कितना मानते आए हैं राय काका। आज उन्हीं ने एक सामान्य सा अनुरोध किया और तू नाच नहीं सकेगी? नहीं बड़ी दी, पन्ना गिड़गिड़ाने लगी थी। तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे इस बार माफ़ कर दो, मैं नहीं नाच सकूंगी। क्यों रे, तबीयत तो खराब नहीं कर बैठी कहीं? बड़ी दी की संदिग्ध दृष्टि ने उसके पेट की आंतों का भी जैसे एक्सरे लेकर रख दिया था। काश पन्ना ने वह सुअवसर नहीं गंवाया होता। बड़ी दी से तभी खुलासा कर देती तो शायद बात का बतंगड़ न बनता। नहीं बड़ी दी, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने कह दिया था। तब क्यों नहीं नाचेगी भला?
क्या तेरे आका ने नाचने गाने की मनाही कर दी है? अगर ऐसी बात है बहन। एक लंबी सांस खींचकर माणिक ने उसे बाहों में भर लिया था। तो उससे साफ साफ कह देना, हमारी अंचल ग्रंथि क्या एक ही पुरुष के चदरे से बंध कर रखे रह सकती है? वो तो हर पल हर दिन खुल खुल कर नए नए चादर की गांठ से बंधी रहती है। हम हर चादर की गांठ के साथ ऐसे ही खिंची चली गई तो हो चुका। पन्ना सिर झुकाकर रोने लगी थी। ओह, तो विद्युत रंजन ने ही मना किया होगा, समझी थी माणिक। ग्राहक कितना ही समृद्ध क्यों न हो पन्ना, वे अनुभवी मंजे स्वर में कहने लगे। समझदार दुकानदार क्या उसी एक ग्राहक के भरोसे अपनी दुकान चलाता है? तो कुछ मत कहना, मैं बातें कर लूंगी विद्युत रंजन से। बड़े आए हैं हुक्म चलाने वाले। आधी उम्र बीत गई, अब हमें सतवंती बनाने चले हैं। पर माणिक जितनी ही मीठी बातों से उसे फुसलाती, वह उतनी ही अकड़ती गई। अंत में माणिक भी धैर्य खो बैठी। ऐसी निरर्थक बिनती चिरौरी का उसे अभ्यास नहीं था। ठीक है, वे पन्ना के सन्मुख तन कर खड़ी हो गई थी। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रुद्राक्ष की माला जपकर नहीं रह पाओगी। कल ही अपने विद्युत रंजन के साथ चल दो। मैं भी देख लूंगी कैसे वह तुम्हारा अधेड़ अंगूठा पकड़ता है। 17 को राय काका के नवासे का मुंडन है, 15 को मैं लौटूंगी। तब तक तुम्हें निश्चय कर लेना होगा। या तो तुम मुजरे का बयाना स्वीकार करोगी, क्या मेरी कोठी खाली कर दोगी। समझी? कोठी किसकी है, तुमसे छुपा नहीं है। अपना अंतिम अचूक बाण मर्मस्थल पर लगा देख वे अकड़ कर अपने कमरे में चली गई थी। कोठी किसकी थी, यह पन्ना 20 साल पहले ही जान चुकी थी। माणिक के राणा पिता ने कोठी बनते ही उसे अपनी पुत्री के नाम कर दिया था। शायद दूरदर्शी राणा बहुत पहले ही जान गया था कि मुनीर पर उसका सर्वाधिकार कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। दूसरे दिन तड़के ही माणिक चाबी का गुच्छा छन्न से पटक कर चली गई थी। बड़ी दी को वह खूब पहचानती थी। लाख रूठे, लाडली बहन का वियोग क्या उन्हें सही होगा? आज तक एक आलाप भी वे क्या उसके बिना ले सकी हैं? फिर बड़ी दी ने उसके लिए क्या कुछ भी त्याग नहीं किया। ढाका के प्रसिद्ध जमींदार रहमतुल्लाह बड़ी दी के दिल्ली दरबार के प्रसिद्ध मुसाहिब थे। मुनीर की मृत्यु के तीसरे ही दिन वे बड़ी दी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे और उनके लाख सिर पटकने पर भी बड़ी दी राजी नहीं हुई थी। विधुर रहमतुल्लाह के दर्शनीय व्यक्तित्व, अटूट वैभव और उदार सरल स्वभाव के सहारे बड़ी दी संभ्रांत जीवन व्यतीत कर सकती थी। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा माणिक, जहां किसी ने अगर तुम्हारी पिछली जिंदगी का पर्दा उठाने की कोशिश भी की तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा, उसने कहा था। और क्या अपनी आंखें भी निकाल पाएंगे सरकार? दुष्टता से मुस्कुराकर माणिक छोटी बहन के सामने ही रहमतुल्लाह की गोद में सिर धर कर लेट गई थी। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी होकर बैताल मसूद में आ गई तो तुम ही दिन रात मेरी जिंदगी का पर्दा उठाकर झांकते रहोगे। और फिर इसका क्या होगा भला? उन्होंने पन्ना को अपनी ओर खींचकर पूछा था। क्यों? मेरी साली के लिए मेरी उतनी बड़ी हवेली में क्या एक कमरा नहीं जुटेगा? रहमतुल्लाह की भूरी मूछें सतर हो गई थी। बस मियाँ, रह गए बुद्धू के बुद्धू। ये चेहरा देखते हो, यही मोल आका है इसका। तुम्हारी हवेली के एक कमरे में तो इसके पैर की एक जूती भी नहीं समाएगी। ऐसी सुंदरी बहन को दहेज में ले जाए, ऐसी मूर्ख नहीं है राणा की बेटी। रहमतुल्लाह उसी रात को रूठकर हैदराबाद चले गए और वहां से अपनी चचाजाद बहन को ब्याह लाए थे। अपनी कमसिन नवेली के लाड़ में डूबकर वे शायद बड़ी दी को हमेशा के लिए भूल कर रह गए थे। पन्ना न होती तो शायद बड़ी दी आज बेगम रहमतुल्लाह होती। ऐसी स्नेही बड़ी दी से वह पन्ना इतना बड़ा कलंक छिपा क्यों गई? पन्ना गहरे सोच में डूबती इतराती
अपने कमरे में लेटी रही। 2-3 बार आकर हानसामा खाने के लिए पूछ कर लौट गया। पानी भी उसके कंठ के नीचे नहीं उतरा था। जितना ही वह सोचती, भविष्य का अंधकार उतना ही भयावह बन उसे अपने में समेट लेता। दोपहर को विद्युत रंजन स्वयं ही न जाने कहां से टपक पड़े। बड़ी लड़की की ससुराल से तार पाकर भागते गए थे। दामाद की शिकार यात्रा में हाथी के हौदे से नीचे गिरकर हाथ की हड्डी टूट गई थी। वहीं से लौट रहे थे। पटना में दूसरी गाड़ी के लिए उन्हें 4 घंटे रुकना था। पन्ना को बहुत दिनों से देखा नहीं था। सोचा एकदम पहुंचकर उसे अचरज में डाल देंगे। पन्ना की स्निग्ध हंसी, मधुर संभाषण और त्रुटिहीन सेवा मनहूस यात्रा की सारी थकान दूर कर रख देगी। लेकिन पीली कोठी का सन्नाटा देखकर ही उनका माथा ठनक गया। न तबले की थाप, न घुंघरू की चनक, न मीठे गलों की हंसी। पता लगा बड़ी दी लड़कियों को लेकर उर्स गई हैं। छोटी दी हैं, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से बिना कुछ खाए पिए 2 मंजिले में लेटी हैं। विद्युत रंजन को सहसा सम्मुख खड़ा देखकर पन्ना यत्न से कंठस्थ किया अपना पाठ भूल गई। क्या कहे, कैसे आरंभ करे। सदा फूंक फूंक कर पैर रखने वाली पन्ना, जो उद्दाम यौवन के प्रथम ज्वारभाटे में भी चट्टान सी खड़ी रही थी, आज वीत यौवना होकर कैसे ढलती वयस की सामान्य तरंगों में बह गई। क्या तबीयत ठीक नहीं है पन्ना? शायद विद्युत रंजन के नरम गले के प्रश्न ने ही उसकी रुलाई को उभार दिया। वह सिसकियों के बीच सब कुछ कह गई। माणिक का कठोर आदेश कुछ ही दिनों का नोटिस दे गया था। इसी बीच तुम्हें कुछ व्यवस्था करनी होगी। तुमने एक बार कहा था ना कि तुम्हारी कहीं एक छोटी सी शैटी है, वही दे देना मुझे, वहीं पड़ी रहूंगी। पागल हो गई हो क्या? विद्युत रंजन ऐसे दूर छिटक कर कुर्सी का सहारा लेकर खड़े हो गए जैसे बिजली का झटका लग गया हो। इसी महीने मुनिया मां बनने वाली है। चुन्नी की सगाई नरसिंहगढ़ वालों से करीब करीब पक्की हो गई है। ऐसे में तुम्हें ये क्या सूझी? अच्छा। सदा शांत रहने वाली पन्ना क्रुद्ध शेरनी की भांति उछलकर उसी के पास खड़ी हो गई। तुम्हारी एक बेटी मां बनने वाली है, दूसरी दुल्हन। इसी से उस तीसरे की तुम्हें कोई चिंता नहीं है, जिसे मैं ही नहीं तुम भी इस संसार में ला रहे हो। ये क्यों भूल जाती हो पन्ना कि इसे मैं ही नहीं कोई और भी इस दुनिया में ला सकता है। इतना कहकर वह तीर सा बाहर निकल गया था। पन्ना को जैसे पक्षाघात का झटका पंगु बना गया। न वह हिली न डुली, देर तक वैसी ही खड़ी रह गई। इतना बड़ा लांछन! आज 8 वर्षों से बड़ा प्रलोभन भी उसे नहीं डिगा पाया। केवल कंठ और नृत्य की बाजीगरी से ही ग्राहकों को सम्मोहित कर वह इतना कमा लेती थी कि शरीर को गिरवी रखने की न आवश्यकता ही थी न इच्छा। विद्युत रंजन से वह कभी कुछ नहीं छिपाती थी। फिर भी इतने बड़े दुस्साहस से ऐसी कठोर बात वह कैसे कह सका? बड़ी दी उसे कितना ही समझाती रही, पन्ना तू तो समय से पूर्व ही रिटायर हो रही है रे। हमारा अनुभव ही तो हमारा मूल्य निर्धारित करता है, और फिर तू तो ज्यों की त्यों धरी है, अभी से क्यों कंठी पहन ली? पर पन्ना जिद पर अड़ी रही थी। धीरे धीरे बंधे ग्राहकों ने स्वयं ही उसकी आशा छोड़ दी। आज उसने बड़ी दी का कहना माना होता तो वह भी इन 8 वर्षों में कलुषित धनराशि में कितने ही शून्य और बढ़ा सकती थी। 8 वर्षों में विद्युत रंजन को छोड़ कोई पुरुष उसकी तर्जनी तक नहीं पकड़ पाया था। आज उसी का प्रेमी स्वयं अपने हाथों में उसके उजले धुले चेहरे पर कलुष की कालिमा पोत गया। घृणा, क्रोध और व्यथा से उसका सर्वांग थर थर कांप रहा था।
कहाँ जाएगी अब। ऐसी अवस्था में बड़ी दी के यहाँ रहने में भी दिन रात अपमान का घूंट घुटकती होगी। बहुत पहले अम्मा उसकी रुग्ण मौसी को लेकर हवा बदलने के लिए अल्मोड़ा गई थी। उन दिनों क्षय रोगियों को कैंटोनमेंट की सरहद से बाहर रहना होता था। ब्राहटन कॉर्नर के सीमांत में बिताए उन दिनों की स्मृति ही उसे वहां खींच ले गई थी। बैंक में उसका उदार विदेशी जनक उसके नाम जिस धनराशि को छोड़ गया था, उसे आज तक उस आदर्शी पिता के प्रति अभिमानवश ही उसने छुआ भी न था। अब उसी के सहारे वह दिन काट लेगी। पर तब यह क्या जानती थी कि विधाता का क्रूर खिलवाड़ उसकी गोदी के धन को छीनकर दूसरे की संतान से उसकी गोद भर देगा। बड़ी दी को उसने एक संक्षिप्त पत्र में ही सब कुछ लिख दिया। बड़ी दी, तुम सबके आशीर्वाद से मुझे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। तुमने उस दिन कहा था ना, एक न एक दिन मुझे लौटकर तुम्हारी ही शरण में आना होगा। अब तुम्हारी शरण में दो प्राणी एक साथ आ रहे हैं, तुम्हारी पन्ना। और इसी के साथ अध्याय 2 यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक के साथ जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। नमस्कार।